नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋतु वर्मा। दिन भर की बड़ी खबरों में सबसे पहले बात महामहिम का राष्ट्र को संबोधन। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्र के नाम संदेश में देशवासियों को शुभकामनाएं दी। राष्ट्रपति ने किसानों, श्रमिकों, वैज्ञानिकों, शिक्षकों, खिलाड़ियों और सफाई मित्रों समेत राष्ट्र निर्माण में योगदान देने वाले हर नागरिक की सराहना की। युवा आबादी को भारत की सबसे मूल्यवान संपदा बताते हुए उन्होंने कहा कि युवा शक्ति ने दुनिया भर में भारत का मान बढ़ाया है। राष्ट्रपति के संबोधन को लेकर करेंगे विस्तार से चर्चा। वहीं दूसरी बड़ी खबर रही, आजाद भारत के इतिहास में पहली बार जाति से जुड़े आंकड़े सामने आएंगे। ये देश की सबसे बड़ी डिजिटल जनगणना होगी। देश की पहली डिजिटल जनगणना के लिए 40 सवालों की सूची जारी की गई है। वहीं तीसरी खबर राहुल गांधी की डर्टी पॉलिटिक्स से जुड़ी है। राहुल गांधी की भाषा ने एक बार फिर लांघी राजनीतिक मर्यादाओं की सीमा। राहुल की टिप्पणी पर भाजपा ने कांग्रेस की आलोचना की और इसे महिलाओं के प्रति अपमानजनक बताया। वहीं कांग्रेस की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति पर की गई टिप्पणी के बाद विदेश मंत्रालय ने भी राहुल गांधी को नसीहत दी। कहा, विदेशी नेताओं से जुड़े राजनीतिक बयानों में मर्यादा बनाए रखने की अपील की है। तो इन तमाम खबरों को विस्तार से देखेंगे, लेकिन शुरुआत करेंगे अभी तक के हेडलाइंस के साथ। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति मुर्मू का राष्ट्र के नाम संबोधन। 2047 तक विकसित भारत बनाने के सरकार के संकल्प पर दिया जोर। कहा, मातृशक्ति को बनाया जा रहा सशक्त। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को किया नमन। कल 80 साल की आजादी का जश्न मनाएगा भारत। लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री मोदी का होगा संबोधन। राजधानी दिल्ली समेत देश में सुरक्षा के व्यापक प्रबंध, बॉर्डर पर पहरा सख्त। भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस से पहले अमेरिका में भारतीय तिरंगे और भारतीय विरासत की सुनाई दी गूंज। कई राज्यों में 15 अगस्त को मनाया जाएगा इंडिया डे। अमेरिका भारत के बीच रिश्ते हो रहे मजबूत। विभाजन विभीषिका दिवस पर पीएम मोदी ने एकता का दिया संदेश। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर किया प्रहार। कहा, 1947 में भी मौन थी कांग्रेस क्योंकि सत्ता पर थी नजर। आजादी के बाद पहली बार जनगणना में पूछी जाएगी आपकी जाति। कोविड वैक्सीन लगवाने के सवाल का भी देना होगा जवाब। केंद्र सरकार ने 40 सवालों की तैयार की लिस्ट। 1 सितंबर से शुरू हो रहा है जनगणना का काम। और चमोली टनल हादसे के बाद से सेना का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। 3 लोग अभी भी लापता। 19 लोगों का किया गया रेस्क्यू। पीपलकोटी में जल विद्युत परियोजना की सुरंग में हुआ था हादसा। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्र के नाम अपने संदेश में देशवासियों को 80वें स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। राष्ट्रपति ने अपने संदेश में विकसित भारत के संकल्प, सामाजिक न्याय, महिला सशक्तिकरण, युवा शक्ति, डिजिटल विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा समेत कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात की। उन्होंने कहा कि 2047 तक विकसित भारत का निर्माण सभी की भागीदारी से ही संभव है। राष्ट्रपति ने आतंकवाद के खिलाफ भारत की दृढ़ नीति और ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेनाओं के पराक्रम को भी रेखांकित किया। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्र के नाम संदेश में देशवासियों को शुभकामनाएं दी। राष्ट्रपति ने स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों को नमन करते हुए कहा कि स्वतंत्रता की सार्थकता तभी है जब देशवासी अपने सपनों को साकार करने और भारत को सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बनाने के लिए मिलकर काम करें। उन्होंने किसानों, श्रमिकों, वैज्ञानिकों, शिक्षकों, खिलाड़ियों और सफाई मित्रों समेत राष्ट्र निर्माण में योगदान देने वाले हर नागरिक की सराहना की। राष्ट्रपति ने युवाओं को भारत की सबसे मूल्यवान संपदा बताया। उन्होंने कहा कि देश के युवाओं ने दुनिया में अपनी प्रतिभा और नेतृत्व क्षमता से पहचान बनाई है। हमारे देश के युवा टैलेंटेड है, कमिटेड है और स्किल्ड है। जमीनी स्तर पर युवाओं द्वारा किए गए विभिन्न समस्याओं के इनोवेटिव और प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस को देखकर मुझे समाज और देश के लिए उनकी प्रतिबद्धता का परिचय मिलता है। केवल 28 वर्ष की औसत आयु वाली युवा टीम द्वारा हाल ही में
रॉकेट का सफल प्रक्षेपण करके अंतरिक्ष अन्वेषण के एक नए चरण का शुभारंभ किया गया है। विश्व के बड़े बड़े उद्यम भारत के युवाओं की प्रतिभा और लगन से प्रभावित रहते हैं। युवाओं ने विश्व समुदाय में भारत की युवा शक्ति की साख बढ़ाए है। राष्ट्रपति ने विद्यार्थियों को भारत का भविष्य निर्माता बताते हुए सार्वजनिक परीक्षाओं को अधिक पारदर्शी और भरोसेमंद बनाने पर जोर दिया। सार्वजनिक परीक्षाएं विद्यार्थियों के लिए अवसर के द्वार खोलती है, इसीलिए सरकार इन परीक्षाओं में सुधार के लिए व्यापक कदम उठा रही है। इन सुधारों का उद्देश्य है कि सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों पर पूरी तरह से अंकुश लगे, परीक्षा प्रणाली और अधिक पारदर्शी तथा युवाओं के लिए सुरक्षित एवं भरोसेमंद हो। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिक्षा, कृषि, उद्यमिता और रक्षा क्षेत्र में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी की सराहना की। शिक्षा के क्षेत्र में हमारे बेटियां प्रभावशाली प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ ही कृषि उत्पादकता बढ़ाने में योगदान देने वाले ड्रोन दीदी से लेकर वायुसेना में फाइटर कॉम्बैट लीडर बनने तक विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है। हाल ही में ग्लासगो में संपन्न हुए कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के कुल 13 स्वर्ण पदकों में 8 स्वर्ण पदक बेटियों ने जीते हैं। महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता बढ़ रही है। हमारे देश 3 करोड़ महिलाओं को नई लखपति दीदी बनाने के लक्ष्य की ओर अग्रसर है। राष्ट्रपति ने सामाजिक न्याय और वंचित वर्गों के सशक्तिकरण को राष्ट्रीय प्राथमिकता बताया। विगत कुछ वर्षों के दौरान वंचित वर्गों को आगे बढ़ाने के लक्ष्य को राष्ट्रीय प्राथमिकता दी गई है। महिलाओं की शिक्षा के क्षेत्र में सफलता के नए प्रतिमान स्थापित हुई है। 25 करोड़ से अधिक लोगों को गरीबी से मुक्ति दिलाने में सफलता मिली है। 80 करोड़ लोगों के लिए निःशुल्क राशन की व्यवस्था द्वारा उनकी खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की गई है। किसान सम्मान निधि तथा किसान क्रेडिट कार्ड्स से खेती, डेयरी, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन और मधुमक्खी पालन जैसे गतिविधियों से जुड़े किसान भाई बहनों को संबल मिला है। राष्ट्रीय सुरक्षा पर राष्ट्रपति ने ऑपरेशन सिंदूर को भारतीय सेनाओं के पराक्रम का प्रमाण बताया। 26 जुलाई को हमने कारगिल विजय दिवस मनाया। उसके पहले 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर के आरंभ का 1 वर्ष पूरा होने पर हमने अपनी सेनाओं के अतुल्य पराक्रम का स्मरण किया। आतंकवाद के विरुद्ध ऐतिहासिक ऑपरेशन भारतीय सेनाओं की अचूक क्षमता का प्रमाण है। आतंकियों और उनके समर्थकों को एक कठोर संदेश दिया गया कि वे चाहे कहीं भी जाकर छिप जाएं, लेकिन उन्हें आपने किए की सजा जरूर मिलेगी। राष्ट्रपति ने नक्सलवाद के खिलाफ सफलता को बड़ी उपलब्धि बताते हुए कहा कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में अब विकास और उत्साह का वातावरण है। भारत को नक्सल मुक्त बनाना एक बड़ी उपलब्धि है। अब नक्सल प्रभावित क्षेत्र में उत्साह का वातावरण है तथा विकास की सर्वस्पर्शी धारा प्रवाहित हो रही है। बस्तर ओलंपिक्स में खिलाड़ियों ने, बस्तर पंडुम में कलाकारों ने तथा इन आयोजनों में दर्शकों ने भारी संख्या में हिस्सा लिया। राष्ट्रपति के संदेश में युवा शक्ति से लेकर नारी शक्ति तक और सामाजिक विकास से लेकर राष्ट्रीय सुरक्षा तक विकसित भारत के व्यापक संकल्प की तस्वीर दिखाई दी। उनका संदेश है कि 2047 के विकसित भारत की यात्रा में सरकार के साथ हर नागरिक की भागीदारी जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो राष्ट्रपति का संबोधन देश के भविष्य और सरकार के रोड मैप से लेकर अभी तक की उपलब्धियों पर आधारित है। उसी पर हमारा विशेष है 2047 का लक्ष्य, विकसित भारत के निर्माण का संकल्प। 2 वरिष्ठ मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शेखर अय्यर साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार। बहुत बहुत स्वागत है शेखर अय्यर साहब आपका। साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रोफेसर डॉक्टर केजी सुरेश, पूर्व वाइस चांसलर, माखनलाल चतुर्वेदी, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ जर्नलिज्म एंड कम्युनिकेशन। प्रोफेसर साहब आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शेखर साहब आपका सबसे पहले रुख करूंगी। राष्ट्रपति के अपने पूरे संबोधन में
एक बात जो सबसे साफ दिखाई देती है वो विजन दिखता है 2047 का, विकसित भारत का। क्या भारत सही दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है? बिल्कुल, इसमें कोई संदेह नहीं है। पिछले दिनों में हमने देखा है कि एक तरह की एक नैरेटिव चलाने की कोशिश की गई है ऐसे ताकतों से जो नहीं चाहते कि भारत का सफर जिस दिशा में जा रही है, जिस दशा में भी जा रही है, उनको नापसंद है। इसलिए कई ताकतें हैं वो इस तरह के नैरेटिव देने की कोशिश की है। उसको नकारते हुए राष्ट्रपति महोदय ने आज सबको ये याद दिलवाया है कि कहाँ थे हम और कहाँ पहुंचे हैं और कहाँ पहुंचना है, और इस सफर में सबकी जिम्मेदारी है, सबकी भूमिका है, और खास करके हमारे युवा हमारे एसेट हैं। ये राष्ट्रपति जी ने कहा कि 65% है जो हमारी जनसंख्या वो 35 साल से नीचे है, यानी वी आर ए यंग नेशन, यूथफुल नेशन। और ये चाइना भी नहीं है और कहीं भी नहीं है कि इतने यूथ लोग हैं। आगे जाके बाकी कंट्रीज का एजिंग पॉपुलेशन हो रहा है, हमारी यंग और युवा आ रहे हैं, और क्या क्या कदम उठाए गए और हमारे युवाओं की कंट्रीब्यूशन क्या है। क्योंकि जब एक प्रकार से नैरेटिव डोमिनेट कर लगता है राजनीतिक कारण से, अन्य कारण से, तब हम भूल जाते हैं। क्योंकि जिस चीज हम एक ही फोकस रहता है तो लगता है भाई और कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन वो बात नहीं है। आज राष्ट्रपति महोदय ने यही प्रयास किया है, भाई देखो ये भी हो रहा है, कई चीजें हो रही है, क्या क्या कदम लिया गया है। उसपे उन्होंने एग्जाम को लेकर भी जो चिंता या आशंका है उसको भी दूर करने के लिए सरकार क्या कर रही है, किस तरह पारदर्शिता लाई गई है, किस तरह कानून को टाइट किया गया है। क्योंकि जब एक पॉलिटिकल नैरेटिव चलती है ये बातें सब भूल जाते हैं, क्योंकि ये नैरेटिव को आज के दिन बहुत जरूरी है। हम ये सबको नकार के एक पॉजिटिव दिशा में सोचनी चाहिए। भाई अगर इतना दूर हम आए हैं और क्या तकलीफ है आगे, मुझे लगा। और खास करके दो चीजें आप देख लीजिए। उन्होंने एक संताली पोएट को कोट किया, पंडित रघुनाथ मुर्मू को, वो पर्यावरण को लेकर, और दूसरी एक तेलुगु पोएट को कोट किया ह्यूमन नेचर को लेकर। देश बनता है अपने लोगों से, केवल जमीन से नहीं। तो मुझे लगता है ये बहुत प्रेरणा देने वाली आज इनका भाषण है। और आपको पता है कि अगले साल इनका टर्म खत्म होगा। ये इनका कह सकते हैं कि इस टर्म का आखिरी इंडिपेंडेंस डे एड्रेस है, संबोधन है। प्रोफेसर केजी सुरेश जी, जिस तरह से राष्ट्रपति ने ग्रामीण भारत की भी बात की और विकास को अंत्योदय तक पहुंचाने की बात की है, तो कितना आप पाते हैं, क्योंकि आंकड़ों के लिहाज से और जिस तरह से शेखर साहब ने कहा कि कार्यकाल उनका अगले साल खत्म हो रहा है, तो एक तरह से उनका आखिरी 15 अगस्त का ये संबोधन है, उसमें अंत्योदय की जिस तरह से बात उन्होंने रखी, तो आप कितना पाते हैं कि विकास अंत्योदय तक पहुंचा, हर व्यक्ति तक पहुंचा है? बिल्कुल। देखिए, राष्ट्रपति महोदया का जो सारगर्भित व्याख्यान रही है, भाषण रही है, सर्वस्पर्शी रहा है और समावेशी रहा है। तीन महत्वपूर्ण बातें उन्होंने कही, खासकर विकास के संदर्भ में। उन्होंने कहा कि तेज गति से समावेशी विकास किया है पिछले एक दशक से जो है देश ने। दूसरा उन्होंने बात कही कि विरासत और विकास के समन्वय को प्राथमिकता दी है, यानी कि विकास विरासत की कीमत पर नहीं हुई है। तीसरी बात उन्होंने कही कि विकास के बाधक दशकों पुराने अनेक अवरोधों को दूर किया है। ये विकास का जो है पूरा पैमाना रहा है, मापदंड रहा है। ये नहीं कि अंधाधुंध विकास जो है समावेशी विकास रहा है, सबको साथ लेकर, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उसके साथ रहा है। दूसरा, विकास जो है के रास्ते में जो भी मार्ग, अब उदाहरण के तौर पर उत्तर पूर्व और कई हमारे जो सरहदी इलाके हैं वहां इसलिए नहीं विकास किया यह कहकर कि कहीं शत्रु जो है वो अपनी फौज को लेकर अंदर ना आ जाए, इसलिए उसको विकास ना करो। या ये बताया गया कि भाई पर्यावरण जो है वहां का बहुत ही नाजुक है, वहां जो है नुकसान नहीं होना चाहिए, और विकास से वंचित रखा गया उस सरहदी इलाकों को। लेकिन आज आप देख रहे हैं कि सरहद तक जो है सड़कें जा रही है, रेल मार्ग जा रहा है, हवाई अड्डे जो है खुल गए हैं,
जी हाँ, ये बिल्कुल। जो है सरहद पर मौजूद आखिरी गांव को पहला गांव कहा जा रहा है। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है बिल्कुल कि जी प्रोफेसर एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट कहा गया है, जी प्रोफेसर साहब बैकवर्ड आपसे डिस्ट्रिक्ट जरूर जिसको ये पिछड़े जानना कहते चाहेंगे थे। क्योंकि राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में जहां छात्रों को लेकर जिन बातों को रखा है उस पर आपसे जरूर जानना चाहूंगी, क्योंकि 65% आबादी के 35 वर्ष से कम होने को राष्ट्रपति ने भारत की ताकत बताया है। क्या आप मानते हैं युवा आबादी को देश के विकास में अपनी भरपूर भूमिका निभाने के पर्याप्त अवसर मिल रहे हैं? निश्चित ही, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। उनकी चिंताओं पर भी राष्ट्रपति महोदया ने जो है बात रखी, यानी कि परीक्षाओं को लेकर, सार्वजनिक परीक्षाओं को लेकर। तो दूसरी तरफ जो है उन्होंने ये बात भी कही कि उनको किस किस तरह के मौके आज दिए जा रहे हैं। पूरा स्टार्टअप इकोसिस्टम दुनिया का सबसे बड़ा आज हमारे देश में है। और उन्होंने जो है, जो आप स्पेस के क्षेत्र में जो है आज हमारे युवाओं ने, वो भी निजी क्षेत्र में, उन्होंने किस तरह तरक्की किया है, क्या कमाल का काम किया है, उसकी भी तारीफ की है। उसमें विशेषकर जो हमारी बेटियां हैं उनके योगदान को उन्होंने उल्लेख किया है। उन्होंने कहा है कि फौज में उनकी क्या भूमिका है। उन्होंने जो है ड्रोन से लेकर, ड्रोन दीदी से लेकर लखपति जो बहनें हैं उनकी जो हम लोग सरकार की तरफ से जो मुहिम चला रखी है उसको लेकर उन्होंने बात कही। यानी कि युवा शक्ति, महिला शक्ति, इन सबका, क्योंकि यह माना जाता है कि ये सबसे प्रमुख, अगर ये तरक्की कर गए तो देश तरक्की कर गया। तो मुझे लगता है कि उस संतुलन को जो है आज राष्ट्रपति ने इंगित किया है कि हमारे विकास कितना संतुलित विकास है, जिसमें हम अपने सबसे, जिसको हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं, यानी कि हमारी युवा शक्ति, जो पूरे विश्व के लिए एक तरह से ईर्ष्या का विषय है कि इतनी बड़ी युवा शक्ति किसी देश के पास नहीं है, और उस युवा शक्ति को कितने अवसर प्रदान किए जा रहे हैं कि वो आज देखिए क्रिएटर इकोनॉमी में आप खुद ही जानते हैं। इसका भी उल्लेख राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में किया। शेखर साहब, सार्वजनिक परीक्षाओं में पारदर्शिता, अनुचित साधनों पर रोक की बात भी की राष्ट्रपति ने। क्या परीक्षा व्यवस्था में युवाओं का भरोसा पूरी तरह बहाल हो पाएगा? क्यों नहीं। देखिए, हमारी शिक्षा व्यवस्था में लगातार परिवर्तन आ रहा है, लगातार रिफॉर्म्स हो रही है और चुनौती अनेक है। ये नहीं है कि बड़ा सिस्टम परफेक्ट हो गया है। जैसे नए चैलेंजेस आते हैं, हमारी शिक्षा सिस्टम के लिए भी नए चैलेंजेस आते हैं, तो उसके लिए एक प्रकार से डायलॉग, संवाद की जरूरत हमने अभी ये रिसेंटली हमने देख चुके हैं। ये संवाद की जरूरत है, डायलॉग की जरूरत है, एक एवेन्यू मिलना चाहिए। ये एवेन्यू केवल सरकार और कोई एजिटेट कर रहे उनके बीच भी नहीं है। हर शिक्षा संस्थान में, हर स्कूल में, हर कॉलेज में, हर ये संवाद होनी चाहिए कि बच्चे क्या चाह रहे हैं, उनकी जो नॉलेज एक्विजिशन कैसे हो रहा है। देखिए, हमारी इतनी एग्जाम पर फोकस हो गया है कि हम ज्ञान क्या प्राप्त किए उसकी चिंता ही नहीं रही। यह सबसे बड़ी कमी हमें बार बार दिखाता है। एक तरफ ऐसे युवा हैं, शिक्षा व्यवस्था कुछ भी हो, अपने पैर में खड़े होकर अपने सफलता प्राप्त कर रहे हैं एक तरफ। दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं जो शिक्षा व्यवस्था को देकर भी कभी कभी बैठ जाते हैं। और सरकार का भी दायित्व बनता है, देश का दायित्व बनता है, संस्थाओं का दायित्व बनता है, सबको हाथ पकड़ के आगे ले जाना है। इसलिए ये बहुत बड़ा चैलेंज है। 80 साल, अभी हम 80th ईयर में जा रहे हैं, तो कभी कोई सिस्टम परफेक्ट नहीं होता, लेकिन लगातार ये जो डायलॉग के माध्यम से जो सिस्टमिक चेंजेस हो रहे हैं, जिस पर सरकार लगी हुई है, ना केवल शिक्षा में, हर चीज पे। अभी डॉक्टर सुरेश जी ने सुरक्षा की बात की कि आप कृषि क्षेत्र ले लीजिए, किसी क्षेत्र ले लीजिए, मीडियम और स्मॉल इंडस्ट्रीज के क्षेत्र ले लीजिए। बिल्कुल शेखर साहब, समय कम है, उपलब्धियां बहुत हैं। एक विकसित भारत और बदले हुए नए भारत की डिजिटल पेमेंट, उसमें एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर आया है, जिसने न सिर्फ डिजिटल पेमेंट के रास्ते को सुगम नहीं बनाया है, बल्कि शासन और व्यवस्था प्रणाली में भी बड़े बदलाव किए हैं। लेकिन अंत में आप दोनों से एक रिएक्शन जरूर चाहूंगी, क्योंकि सबको इंतजार है कल सुबह 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की, 80वें स्वतंत्रता दिवस की। पहले से आपको शुभकामनाएं भी। लेकिन प्रधानमंत्री के संबोधन को लेकर किस तरह की उम्मीदें की जा रही हैं, इस पर एक आपसे रिएक्शन चाहूंगी। शेखर साहब, पहले आपसे। देखिए, कल यही मैसेज आएगा कि देश महान है, हम ठीक रास्ते पे हैं और निराश मत होइए। केजी सुरेश साहब, प्रोफेसर साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? आईआईटी के कॉन्वोकेशन में प्रधानमंत्री जी हमेशा जो है, चाहे वो उनके जो मन की बात हो
या आईआईटी में विद्यार्थियों को संबोधित कर रहे हो, हमारे सामने एक लक्ष्य रखते हैं वो कि आपको ये लक्ष्य प्राप्त करना है। मुझे विश्वास है कि पूरे देश को कल होमवर्क मिलेगा और वो जरूर कहेंगे कि आपको इस दिशा में काम करना है, पूरे समर्पण और कर्मठता के साथ आपको करना है। और हम तभी जाके चिप्स से शिप्स बनाने की जो सपना उन्होंने पिछली बार दिया और विकसित भारत को जो है साकार करने के लिए वो जरूर हम सबको मार्गदर्शन देंगे। बिल्कुल, लाल किले की प्राचीर से ही प्रधानमंत्री ने गुलामी की मानसिकता से आजाद होने के 5 संकल्प भी देशवासियों को दिए थे। उम्मीद करते हैं कल की सुबह भी 80वें स्वतंत्रता दिवस की एक बेहतरीन सुबह होने जा रही है। आप दोनों को भी शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। धन्यवाद सर। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद होंगी कुछ और खबरें। देखते रहिए डीडी न्यूज। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, एमडीएच की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल, ये रंग दे ये खुशबू दे ये तीखा ये कम पड़े, क्या निराला एमडीएच मसाला। महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट्स की ओर से देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद। जब आप इलाज के लिए अस्पताल जाएंगे तब पॉलिसी बाजार वहां पहुंचकर आपका पूरा साथ देगा, ताकि क्लेम के लिए आप परेशान होने के बजाय अपनों का ख्याल रख सकें। और क्लेम असिस्टेंस पॉलिसी बाजार का प्रॉमिस है। पॉलिसी बाजार पे 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 550 रुपए हर महीने से शुरू होता है। वाह, गाय तुम्हारी माता है ना? तो पशुहार के नाम पर जहर क्यों खिलाता है? अनसन हटा, दिल से खिला, सिर्फ कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। बड़ी बहू, ये तुम्हारे नाम। इतनी भी क्या जल्दी थी? अरे और छोटी, ये तुम्हारे नाम। और ये मेरी गुड़िया के नाम। पर दादी, हाँ आपके नाम? सब कुछ मैंने बैंक, लॉकर, फिक्स डिपॉजिट सब में इन्हें ही तो नॉमिनी बनाया है। कल जब मैं ना रहूं तब पैसे मिलने में इन्हें आसानी हो। चुप चुप बोलो। क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। हर जीत की शुरुआत होती है छोटे छोटे कदमों से, और हर छोटी तैयारी बदल सकती है पूरा नतीजा। क्योंकि मैदान हो या जिंदगी, छोटी से छोटी तैयारी ही देती है प्रोटेक्शन, और प्रोटेक्शन ही देता है भरोसा। जैसे LIC की बीमा लक्ष्मी, एक खास प्लान सिर्फ महिलाओं के लिए, जहां छोटी बचत दे बड़ी सुरक्षा, ताकि जिंदगी के हर मैदान में आप रहे हर पल के लिए रेडी। LIC बीमा लक्ष्मी, रखे हर पल के लिए रेडी। जरा सोच के देखिए, आपके पास कुछ ऐसा है जो आपकी दुनिया बदल सकता है। जानते हैं क्या? आपका अपना सोना। सोना क्या नहीं कर सकता? सोना आपको अपने सपनों का घर दिला सकता है, आपके बच्चों का भविष्य बना सकता है। सोना आपकी हर इच्छा पूरी कर सकता है। तो भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन NBFC मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। मुथूट फाइनेंस, जहां विश्वास ही परंपरा है। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। गोल्डी छोले मसाले, जहां जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। 14 अगस्त भारत के इतिहास में आजादी से ठीक एक दिन पहले की तारीख है, लेकिन ये दिन 1947 के विभाजन की उस भयावह त्रासदी की याद भी दिलाता है जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी। भारत के विभाजन के दौरान बड़े पैमाने पर विस्थापन, सांप्रदायिक हिंसा, परिवारों के बिछड़ने और संपत्ति के नुकसान की घटनाएं हुई। इसी मानवीय पीड़ा और विभाजन के पीड़ितों की स्मृतियों को सम्मान देने के लिए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने 2021 में 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अगस्त 2021 को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। प्रधानमंत्री ने उस समय कहा था कि देश आजादी का उत्सव मनाते हुए विभाजन के दर्द को नहीं भूल सकता। सरकार की इस पहल के बाद 14 अगस्त को
विभाजन की त्रासदी को याद करने के लिए एक अलग राष्ट्रीय स्मृति दिवस के तौर पर पहचान मिली। मोदी सरकार की इस पहल को आजादी के अमृत महोत्सव के व्यापक संदर्भ से भी जोड़कर देखा गया। सरकार ने स्वतंत्रता आंदोलन के साथ उन घटनाओं और लोगों की स्मृतियों को भी सामने लाने पर जोर दिया जिन्हें उसके अनुसार इतिहास के मुख्य विमर्श में अपेक्षित जगह नहीं मिली, और इसी क्रम में विभाजन की मानवीय त्रासदी और उससे प्रभावित परिवारों की कहानियों को सार्वजनिक स्मृति का हिस्सा बनाने का प्रयास किया गया। केंद्र सरकार की पहल के पीछे मूल विचार यह है कि विभाजन की त्रासदी को केवल इतिहास की किताबों तक सीमित न रखा जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर सभी जान गंवाने वालों को याद किया। उन्होंने एक्स पर लिखा कि आज हम विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मना रहे हैं। इस अवसर पर हम उन सभी लोगों के साहस को याद करते हैं जो विभाजन से प्रभावित हुए थे। ये इतिहास का वो दौर था जिसने कई जिंदगियों को झकझोर दिया, परिवार उजड़ गए, अपनों को खोना पड़ा और लोगों ने अपार पीड़ा सही। इसके बावजूद लोगों ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने शून्य से अपने जीवन का पुनर्निर्माण किया, कठिन परिस्थितियों को उपलब्धियों में बदला और राष्ट्र की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनका जीवन संघर्ष और उपलब्धियां मानव आत्मा की शक्ति और दृढ़ संकल्प की प्रेरणा देती है। आइए इस दिन हम अपने देश में सद्भाव, भाईचारे और एकता को बनाए रखने के संकल्प को और मजबूत करें और मिलकर विकसित भारत के निर्माण की दिशा में आगे बढ़ें। गृह मंत्री अमित शाह ने भी विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर सभी जान गंवाने वालों को नमन किया है। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के मौके पर गुरुग्राम में आयोजित कार्यक्रम में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने हिस्सा लिया। कांग्रेस को माफ करिएगा, कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने विभाजन के दौरान जान गंवाने वाले और विस्थापन का दर्द झेलने वाले लोगों को श्रद्धांजलि दी। नितिन नबीन ने कहा कि आज का दिन उन सभी लोगों की स्मृतियों को याद करने का दिन है जिन्होंने विभाजन की विभीषिका में अपनी जान गंवाई और अपना घर बार छोड़कर पलायन करने को मजबूर हुए। उन्होंने कहा कि विभाजन की त्रासदी झेलने वाले परिवारों की पीड़ा और संघर्ष को याद रखना जरूरी है ताकि आने वाली पीढ़ियां उस दौर के दर्द और इतिहास को समझ सकें। आज का दिन निश्चित रूप से उन स्मृतियों को याद करने का दिन है जिन्होंने अपनी कुर्बानी दी। कईयों ने भी इस विभाजन की विभीषिका में पलायन किया। मैं आज उन सभी परिवारों को जिन्होंने अपने परिवारजनों को खोया, जिन्होंने विस्थापन का दर्द झेला, मैं उन सब को आज नमन करता हूं, श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। जिन परिवारों ने इस दर्द को झेला, जिन परिवारों ने इस विभीषिका को देखा, अगर उनकी स्मृतियों को थोड़ा भी स्मरण करते हैं तो मैं मानता हूं हम सब के जीवन का उतना कठिन पल शायद ही किसी के जीवन में आया होगा। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर आयोजित मौन जुलूस में हिस्सा लिया। उन्होंने विभाजन के दौरान पीड़ितों को श्रद्धांजलि अर्पित की और पीड़ित परिवारों को याद किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में बंटवारे की विभीषिका स्मृति दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेते हुए कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि देश के इतिहास और गुलामी के कारणों पर अपनी बात रखी। सीएम योगी ने कहा कि भारत कभी शक्ति, ज्ञान और वैभव के मामले में दुनिया से पीछे नहीं था। उन्होंने कहा कि इसके बावजूद देश को लंबे समय तक गुलामी का सामना करना पड़ा। विभाजन की त्रासदी उसी दिवस की ओर हम सबका ध्यान आकर्षित कराती है। यह दिवस केवल एक स्मृति दिवस मात्र नहीं है, यह इतिहास के पन्नों को उलटने जैसा नहीं है। यह दिवस
इतिहास के उन काले अध्यायों से हमें बहुत कुछ सीखने की एक प्रेरणा भी प्रदान कर रहा है। योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि वो लोग 1947 में भी चुप थे, उस समय भी उनकी नजर सिर्फ सत्ता पर थी, आज भी ऐसे ही लोगों की सोच वही है। जो लोग 1947 में मौन थे, जिनके स्वर उस समय भी नहीं फट रहे थे, उनकी नजरें तब भी सत्ता में थी, सत्ता पर थी। एन केन प्रकारेण सत्ता मिले, देश की कीमत पर सत्ता मिले, उन लोगों के कृत्य आज भी वही है। योगी आदित्यनाथ का बड़ा कटाक्ष और हमला कांग्रेस पर। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, खबरें भी जारी रहेंगी, देखते रहिए डीडी न्यूज। हिंग देना, वो वाली MDH की सुपर हींग। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। असली मसाले सच सच MDH। बच्चों को ये तो पता है कि जब तक पापा है तब तक सब सही है, पर उन्हें ये नहीं पता कि कल अगर पापा नहीं रहे तो क्या होगा, क्योंकि आपने तो टर्म इंश्योरेंस लिया ही नहीं। थोड़ा तो समझदारी से काम लीजिए, पॉलिसी बाजार से टर्म इंश्योरेंस ले लीजिए, परिवार सबसे पहले। पॉलिसी बाजार पे 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस सिर्फ 410 रुपए हर महीने से शुरू होता है। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। काम रुकना नहीं चाहिए, पर खुजली रुकनी चाहिए, इसलिए सपर डॉक्टर स्किन लोशन। काम चालू, खुजली बंद। 128 सालों से दांत का आखिरी इलाज। जरा सी हंसी दुलार, जरा सा अमूल, the taste of India। जरा सी अनबन प्यार, जरा सा अमूल, the taste of India। यही तो अमूल है, स्वाद इंडिया का, यही तो अमूल है, taste of India, taste of India, taste of India। पता है, लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कॉल सेंटर का स्टेडी जॉब क्यों छोड़ा। आई वॉन्टेड मोर आउट ऑफ लाइफ, बस मैंने अपना स्टार्टअप शुरू किया। जानना चाहोगे कैसे? देन स्टार्ट अप योर ओन बिजनेस एज एन LIC एजेंट। यहाँ सब कुछ है, ग्रेट प्रोडक्ट्स, जीरो इन्वेस्टमेंट, लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज। तो क्या आप तैयार है? LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। जरा सोच के देखिए, आपके पास कुछ ऐसा है जो आपकी दुनिया बदल सकता है। जानते हैं क्या? आपका अपना सोना। सोना क्या नहीं कर सकता? सोना आपको अपने सपनों का घर दिला सकता है, आपके बच्चों का भविष्य बना सकता है, सोना आपकी हर इच्छा पूरी कर सकता है। तो भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन NBFC मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। मुथूट फाइनेंस, जहां विश्वास ही परंपरा है। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। और अब खबर राहुल गांधी की डर्टी पॉलिटिक्स से जुड़ी हुई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर राजनीतिक मर्यादाओं को लांघते हुए देश के प्रधानमंत्री से लेकर RSS यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर कई अभद्र टिप्पणियां की हैं। दरअसल मॉनसून सत्र की चर्चा से भागकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी कांग्रेस के रचनात्मक सम्मेलन में शामिल हुए। सम्मेलन का नाम रचनात्मक था, लेकिन उसमें विचार नकारात्मक थे। नकारात्मकता प्रधानमंत्री की गरिमामयी पद के खिलाफ, नकारात्मकता RSS के स्वयं सेवकों के खिलाफ और नकारात्मकता बांध तब टूटा जब वंशवादी सोच ने शालीनता की हदें पार करते हुए एक महिला की गरिमा को भरे मंच से तार तार कर दिया। इस मामले की गंभीरता तब और बढ़ जाती है जब विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा
अपने राजनीतिक फायदे के लिए मित्र देश के राष्ट्राध्यक्ष पर विवादित टिप्पणी करता है। कांग्रेस के रचनात्मक सम्मेलन में यही हुआ। राहुल गांधी और कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित इटली की पीएम पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहे थे और मंच पर और दर्शकों में मौजूद महिलाएं इसका विरोध करने की बजाय मुस्कुरा रही थीं। कांग्रेस की इस रचनात्मकता ने सिर्फ राजनीतिक शालीनता का उल्लंघन ही नहीं किया, बल्कि भारत के विदेश संबंधों को नुकसान पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सबसे पहले आपको बता देते हैं कि आखिर राहुल गांधी और संदीप दीक्षित ने इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी के बारे में क्या कहा। दरअसल कांग्रेस सांसद राहुल गांधी मोदी सरकार की विदेश नीति पर तंज कस रहे थे। उनके साथ कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने भी चुटकी ले रहे थे। राहुल गांधी ने कहा कि पता नहीं कहां से इनके दिमाग में घुस गया है कि गले पड़ना ही विदेश नीति है। कार्यक्रम में राहुल गांधी ने मंच पर संदीप दीक्षित संग मिलकर गले लगने का एक एक्ट भी किया। राहुल ने संदीप दीक्षित को गले लगाकर कहा, इनको लगता है कि गले लगाना ही फॉरेन पॉलिसी है। इसी बीच संदीप दीक्षित ने राहुल गांधी को रोककर कहा कि एक बात पूछ सकता हूं। संदीप दीक्षित ने इटली की पीएम पर अभद्र टिप्पणी की। संदीप दीक्षित की विवादित टिप्पणी पर बेशर्म की तरह मुस्कुराते रहे राहुल गांधी। मंच पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी और संदीप दीक्षित की ये बेशर्म टिप्पणी बताती है कि महिलाओं के प्रति अनादर जब मनोरंजन का जरिया बन जाए तो ऐसे नेताओं की नीति और नीयत पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। राहुल गांधी के इस कृत्य के बाद भाजपा हमलावर है। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि जिस परिवार की महिलाएं देश में उच्चतम पद पर रहीं, ऐसे राहुल गांधी द्वारा एक महिला राष्ट्राध्यक्ष के बारे में ऐसी अशोभनीय टिप्पणी करना उनकी मानसिकता को दर्शाता है। राजनीति में मतभेद लोकतंत्र का हिस्सा है, लेकिन अशोभनीय टिप्पणी, संवैधानिक पदों का अपमान, ये एक आदत सी बन गई है राहुल गांधी जी की। अब तो लगता है राहुल गांधी जी का पालन पोषण और संस्कार, इस पे प्रश्न चिन्ह उठने लगे हैं। कांग्रेस की मानसिकता उजागर हो रही है। भारत की गौरवशाली राजनीतिक परंपरा रही है और इस गौरवशाली राजनीतिक परंपरा का अपमान बार बार कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने किया, विशेष तौर पर राहुल गांधी जी ने किया है। इस विवादित मामले पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने भी प्रतिक्रिया देते हुए राहुल गांधी को आड़े हाथ लिया है। छी, कल जो हरकत एलओपी ने किया राहुल गांधी ने, वो शायद सड़क छाप से ज्यादा नहीं था और ये फ्रस्ट्रेशन में है। इनके नाना प्राइम मिनिस्टर रहे, इनकी दादी प्राइम मिनिस्टर रही, इनके पिताजी प्राइम मिनिस्टर रहे। विदेश नीति अगर नहीं समझ पाए तो अब समझ भी नहीं पाएंगे, क्योंकि अब इनका विदेश नीति देश के बाहर जाके सोरोज जैसे लोगों से मिल करके भारत को गाली देना ही इनका विदेश नीति है। ये दो लोग गले मिल रहे थे भारत की विदेश नीति के ऊपर अत्यंत अशोभनीय टिप्पणी करने के बाद। एक वो संदीप दीक्षित, जिन्होंने ये बोला था कि भारत का सेना अध्यक्ष सड़क छाप गुंडा है, और दूसरे वो राहुल गांधी, जिन्होंने जेएनयू में जाके भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह कहने वाले लोगों का समर्थन किया था। देश की जनता को समझना चाहिए कि ये दो लोग मां भारती के उस सपूत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए इतनी अभद्र गालियां बक रहे हैं कि लगता है कि अब देश को भली भांति समझना चाहिए कौन देश के हित की बात कर रहा है और कौन एक गहरे षड्यंत्र का हिस्सा बन रहा है। भरे मंच से एक महिला राष्ट्राध्यक्ष का मखौल उड़ाया गया तो भाजपा की महिला सांसद बांसुरी स्वराज ने राहुल गांधी को एक नाकाम स्टैंड अप कॉमेडियन करार दे दिया। जिस प्रकार की संस्कारहीन
अभद्र अश्लील भाषा का प्रयोग करा है, जितना उन्होंने अभद्र बयान आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पे दिया है, उससे वो नेता प्रतिपक्ष नहीं एक फेल्ड स्टैंड अप कॉमेडियन लग रहे थे। नरेंद्र मोदी ऐसे नेता हैं जिन्होंने 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 9 FTA साइन करके 38 कंट्रीज के साथ भारत का आर्थिक भविष्य सुरक्षित करा है। और आइए आपको बताते हैं, ये कोई पहला मौका नहीं है जब कांग्रेसी नेताओं की महिला विरोधी सोच सामने आई है। इससे पहले कई बार ऐसा हुआ है जब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता महिला पर अभद्र टिप्पणी करके विवादों में फंस चुके हैं। बताते हैं, साल 2024 में कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने भाजपा सांसद और अभिनेत्री हेमा मालिनी के खिलाफ एक सार्वजनिक सभा में विवादित टिप्पणी की थी। साल 2022 में कांग्रेस नेता अजय राय ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के खिलाफ एक विवादित टिप्पणी की थी। तो सितंबर 2025 में कर्नाटक के वरिष्ठ कांग्रेस नेता आरवी देशपांडे ने महिला पत्रकार के सवाल पर असंवेदनशील और आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। देखिए, ये घटनाएं बताती हैं कि कांग्रेस नेताओं का चाल, चरित्र और चेहरा कैसा है। कांग्रेस के बहुत से नेता राहुल गांधी को देश के प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, लेकिन राहुल गांधी अभी तक दूसरे देशों के राष्ट्राध्यक्षों का सम्मान कैसे किया जाना चाहिए ये भी नहीं सीख पाए हैं। उल्टा विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा रहते हुए वो इटली की प्रधानमंत्री पर की जा रही अभद्र टिप्पणी पर मुस्कुरा रहे हैं और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी की इस मानसिकता का विरोध करने की बजाय उनके बयान को सही ठहरा रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष के तौर पे यही तो कहा है। लोग भूल गए ऑपरेशन सिंदूर, भारतवर्ष अकेला पड़ गया था और प्रधानमंत्री जी हमारे जहां जाते हैं, जिस ढंग से मिलते हैं, राहुल गांधी ने वही तो उठाया था। राहुल गांधी ने तो और कुछ कहा नहीं, किसी और ने कहा हो तो उसकी जिम्मेदारी राहुल गांधी की तो नहीं हो सकती। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी के मुताबिक राहुल गांधी के मंच पर उनसे गले लगाकर कोई महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी करे तो राहुल गांधी हंस तो सकते ही हैं, लेकिन जिम्मेदारी नहीं लेंगे। लेकिन भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस मुद्दे पर कहा कि इटली के साथ हमारे मजबूत रिश्ते हैं, ऐसे में हमें एक दूसरे के सम्मान का ध्यान रखना चाहिए। इटली के साथ हमारे बहुत गहरे और मजबूत संबंध हैं और हम इस रिश्ते को और मजबूत करना चाहते हैं। और जहां तक दो देशों के बीच में मित्रता की बात है, रिश्तों की बात है, उसको एक आदरपूर्ण उसको एक दायरे में रखना जरूरी होता है। और न्यूज नाइट में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे भारत की पहली डिजिटल जनगणना के बारे में। वाली हरी हरी मिर्च है, लाल लाल लज्जत से भरी मिर्च, बरसों से जाती पड़ती MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। एक कपिला, अरे भाई सब एक ही जैसा होता है। ये लो साधारण पशु आहार। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से ये जश्न है आजादी का। हरी हरी मिर्च है, लाल लाल लज्जत से भरी मिर्च, बरसों से जाती पड़ती MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। एक कपिला, अरे भाई सब एक ही जैसा होता है।
ये लो साधारण पशु आहार। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। और ये सच जानते हुए चंद पैसों के लिए तुम देश का भरोसा तोड़ दो। माफ कीजिए। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। जरा सी हंसी दुलार जरा सा, जरा सी अनबन प्यार जरा सा, यही तो अमूल है स्वाद इंडिया का, यही तो अमूल है टेस्ट ऑफ इंडिया। भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन एनबीएफसी मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। काम रुकना नहीं चाहिए पर खुजली रुकनी चाहिए, इसलिए सपर डॉक्टर स्किन लोशन। काम चालू, खुजली बंद। 128 सालों से दांत का आखिरी इलाज। Hey girls! Hi! Congratulations! आज तो पार्टी चाहिए। चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे। आइडिया, यही करते हैं पार्टी। पिज्जा पार्टी। ये चल अपना कार्ड और पिन दे। मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। बाय गर्ल्स। कहाँ जा रही है? सुना नहीं। नो शेयरिंग। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। और अब बात उस खबर की जो सीधे आपसे जुड़ी हुई है, बात जनगणना की। इस बार की जनगणना कई मायनों में ऐतिहासिक होने जा रही है, क्योंकि आज़ाद भारत के इतिहास पे पहली बार जाति से जुड़े आंकड़े इसमें जुटाए जाएंगे। इतना ही नहीं, ये पूरी प्रक्रिया देश की अब तक की सबसे बड़ी डिजिटल जनगणना होगी। देश में होने वाली आगामी जनगणना 2027 को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने जनगणना के दूसरे चरण यानी जनसंख्या गणना के लिए 40 सवालों की लिस्ट जारी की है। जनगणना के दौरान लोगों से एससी, एसटी या अन्य जाति के बारे में पूछा जाएगा। आज़ादी के बाद ये पहली बार होगा जब सभी समुदायों की जाति की जानकारी जनगणना में दर्ज की जाएगी। खास बात यह है कि लोगों से कोविड वैक्सीन कहाँ लगवाई थी, ये सवाल भी पूछा जाएगा। इसके साथ मोबाइल नंबर, आधार, वोटर आईडी और बैंक अकाउंट से जुड़े सवाल भी होंगे। अब आपको सिलसिलेवार तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं कि किस सेक्शन में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा। जनगणना में व्यक्ति का नाम, परिवार के मुखिया से संबंध, लिंग यानी जेंडर, आपकी जन्मतिथि यानी डेट ऑफ बर्थ, उम्र पूछी जाएगी। इसके साथ ही आपकी वैवाहिक स्थिति, शादी के समय उम्र, पति या पत्नी का नाम, राष्ट्रीयता, धर्म जैसे कि आप कौन से धर्म का अनुसरण करते हैं, इन सबके अलावा एससी, एसटी जाति की जानकारी ली जाएगी। माता पिता की जानकारी भी दर्ज होगी। जनसंख्या गणना के दौरान शिक्षा और भाषा की जानकारी भी आपसे ली जाएगी। इसमें 5 सवाल आपसे पूछे जाएंगे, मसलन दिव्यांगता, मातृभाषा और दूसरी भाषाएं, साक्षरता और डिजिटल साक्षरता की जानकारी ली जाएगी। साथ ही शैक्षणिक संस्थान में पढ़ाई की स्थिति और उच्चतम शैक्षणिक योग्यता, स्ट्रीम या विषय पूछा जाएगा। अब की बार जनगणना के दौरान आपके रोजगार की भी जानकारी जुटाई जा रही है और इस सेक्शन में आपसे जो सवाल पूछे जाएंगे वो आपको सिलसिलेवार तरीके से बता देते हैं। यहाँ पर ये पूछा जाएगा कि व्यक्ति ने पिछले 1 साल में काम किया या नहीं, उसकी आर्थिक गतिविधि, व्यवसाय और काम का क्षेत्र पूछा जाएगा। इसके अलावा कामगार की श्रेणी, गैर आर्थिक गतिविधि, काम की तलाश या उपलब्धता और काम की जगह तक आने जाने की जानकारी भी ली जाएगी। अब बात जन्म और माइग्रेशन से संबंधित सवाल भी आपसे किए जाएंगे और आपको हर सवाल को ध्यान से सुनना है और उसका जवाब देना है। इस सेक्शन में जन्म स्थान, पिछला निवास स्थान,
माइग्रेशन का कारण और वहां रहने की अवधि भी पूछी जा रही है। स्थायी निवास का पता भी दर्ज होगा। महिलाओं से जीवित बच्चों, अब तक जन्मे बच्चों और पिछले 1 साल में जन्मे बच्चों की संख्या भी पूछी जाएगी। अब की बार जनगणना के दौरान एक ऐसा सवाल भी पूछा जाएगा जिसके बारे में आपने बिल्कुल भी नहीं सोचा होगा। ये सवाल जुड़ा हुआ है कोविड के बारे में। जी हाँ, आपने सही सुना। इस सेक्शन में आपसे पूछा जाएगा कि कोरोना काल के दौरान आपने कोविड-19 वैक्सीन कहाँ लगवाई। साथ ही कुल बैंक अकाउंट्स और मोबाइल नंबर पूछे जाएंगे। आधार नंबर, वोटर आईडी, पासपोर्ट नंबर, ड्राइविंग लाइसेंस उपलब्ध है या नहीं, इसकी जानकारी भी देनी होगी आपको। ये प्रक्रिया हिमपात वाले इलाकों में 1 सितंबर से शुरू होगी। लद्दाख और जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के हिमपात वाले इलाकों में लोगों की गिनती 1 से 30 सितंबर के बीच होनी है। इस जनगणना को कराने के लिए घर घर जाकर लोगों की गिनती शुरू होने से ठीक पहले 17 से 31 अगस्त तक खुद से जानकारी भरने यानी सेल्फ एन्यूमरेशन का विकल्प भी होगा। देश के बाकी हिस्सों में लोगों की गिनती अगले साल शुरू होगी। पहली बार ऐसा होगा कि जनगणना में जाति का ब्यौरा भी लिया जाएगा। आपको ये भी बता दें कि जाति के आधार पर गिनती करने का फैसला पिछले साल 30 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली राजनीतिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने लिया था। जनगणना 2027 देश की पहली डिजिटल जनगणना होगी। डेटा डिजिटल माध्यम से दर्ज किया जाएगा और लोगों को खुद अपनी जानकारी देनी या सेल्फ एन्यूमरेशन का विकल्प भी मिलेगा। जनगणना की कानूनी प्रक्रिया सेंसस एक्ट 1948 और सेंसेक्स रूल्स 1990 के तहत होगी। केंद्र के मुताबिक लोगों को दी गई व्यक्तिगत जानकारी पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी। अब आपको जनगणना 2011 बनाम 2027 यानी फॉर्म में क्या क्या बदला है ये भी बताते हैं। सरकार की ओर से अब की बार 40 सवाल तैयार किए गए हैं, मगर 2011 में 29 सवाल थे। उस वक्त SC/ST की जानकारी ली गई थी। नाम, उम्र, लिंग, वैवाहिक स्थिति पूछी गई। धर्म के अलावा शिक्षा और साक्षरता की जानकारी मांगी गई थी। रोजगार, काम की श्रेणी और काम की जगह पूछी गई। जन्म स्थान और माइग्रेशन की जानकारी भी ली गई थी। बच्चों से जुड़े सवाल थे। आधार, वोटर आईडी, बैंक अकाउंट जैसे सवाल भी पूछे गए थे 2011 में। साथ ही फॉर्म पेपर आधारित था। जनगणना का पहला चरण 30 सितंबर तक चलेगा, जिसमें घरों की सूची बनाई जाएगी और गिनती की जाएगी। कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में घरों की सूची बनाने और उनकी गिनती के लिए गणना कर्मियों ने 16 अप्रैल से घर घर जाना शुरू किया है। और दरअसल हर 10 साल में होने वाली जनगणना वैसे 2021 में होनी थी, लेकिन तब इसे कोविड-19 महामारी के कारण टाल दिया गया था। केंद्रीय कैबिनेट ने जनगणना कराने के लिए 11,718 करोड़ रुपए को मंजूरी दी है। और बात झारखंड की राजधानी रांची में जेपीएससी और जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में धांधली के खिलाफ छात्रों का आंदोलन आज 21वें दिन में प्रवेश कर गया है। भारी बारिश के बावजूद छात्र जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में डटे हुए हैं। भूख हड़ताल पर बैठे छात्रों का हौसला डिगा नहीं है, लेकिन सरकार और आंदोलनकारियों के बीच गतिरोध बरकरार है। सोरेन सरकार छात्रों की मांगे मानने को तैयार नहीं और छात्र सभी मांगे पूरी होने तक धरना स्थल से नहीं डिगने का प्रण ले चुके हैं। छात्रों ने अब अपनी मांगों के समर्थन में तिरंगा यात्रा निकालने का ऐलान किया है। स्वतंत्रता दिवस के दिन प्रदर्शनकारी छात्र हाथों में तिरंगा थामे रांची की सड़कों पर कदमताल करते नजर आएंगे। मेरे पास एक कॉल आया है जो बताया कि हम कोडरमा डिस्ट्रिक्ट से मतलब स्पेशल ब्रांच से बोल रहे हैं और कल जो है सो तिरंगा यात्रा निकलने वाला है। तो हमने बोला हाँ सर निकलने वाला है। तो कितने लोग जा रहे हैं वहाँ पे, तुम्हारा लीडरशिप में नाम है, तुम्हारा मतलब कितने स्टूडेंट जा रहा है। तो हमने यही बताया सर कि यहाँ पे तो हम पहले से आ चुके हैं और कितने लोग आ रहे हैं ये मुझे जानकारी नहीं है सर। छात्र हर हालत में रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में डटे हुए हैं। 21 दिन से छात्रों की मांगे स्पष्ट हैं। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा को रद्द कराना, जेपीएससी और जेएसएससी में गड़बड़ी की जांच सीबीआई से कराना, भर्ती प्रक्रियाओं को पारदर्शी बनाने की मांग लगातार छात्र कर रहे हैं और दोषियों के खिलाफ जल्द कार्रवाई करते हुए फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई।
ये तमाम मांगे छात्रों की हैं, लेकिन हेमंत सोरेन की सरकार इन मांगों को मानने के लिए तैयार नहीं। छात्रों का आरोप है कि सरकार इस छात्र आंदोलन को राजनीति के चश्मे से देख रही है और छात्रों ने ऐलान कर दिया है कि मांगे पूरी नहीं होने तक आंदोलन नहीं थमेगा। 21 दिन होने के बावजूद भी छात्र जो अपनी जज्बा, अपनी ताकत, अपने उत्साह और अपनी उत्तेजना को बनाए हुए रखा है। जब तक सरकार हमारी मांगे पूरी नहीं कर लेती है, जब तक जेएसएससी सिविल परीक्षा रद्द और सीबीआई जांच नहीं करवा लेती है, पीडीपीएल एजेंसी द्वारा जितनी भी एग्जाम ली गई उसको रद्द और इसमें सीबीआई जांच नहीं कराती है, तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। तो रांची में छात्रों और सोरेन सरकार के बीच गतिरोध लगातार बना ही हुआ है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद खबरें रहेंगी, देखते रहिए न्यूज़ 9। केड़ा मसाला होए? छोले दा या लोबे दा? पंजाबी छोले दा या पिंडी चने दा? अब छोलिया हो या लोबिया, पंजाबी छोले या पिंडी चने, सब कुछ मजेदार बने। बेमौसम बारिश, आंधी और तूफान की चिंता भूल जाओ, फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। प्राकृतिक आपदा हो या कोई दुर्घटना, उसकी चिंता से भी मुक्ति पाओ। पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2 लाख करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले हैं। मेरा नाम बजरंगलाल शर्मा, सनोब राधा किशन शर्मा, जिला जयपुर, राजस्थान। प्रधानमंत्री योजना के तहत अच्छा खराबा मिला, हमारे दोनों फसल नष्ट हो गई थी, 1 लाख रुपए मिल गया था साहब। प्रधानमंत्री किसान जो योजना, बीमा योजना है ना, उसको किसान को बहुत सारा मिल जाता है, खराबा मिल जाता है, उसको बीज खाद के पैसे, तेल के पैसे, कुछ खर्चे के पैसे मिल जाते हैं। खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं। बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें। फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 14447 पर कॉल करें। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। पता है, लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कॉल सेंटर का स्टेडी जॉब क्यों छोड़ा? आई वांटेड मोर आउट ऑफ लाइफ, बस मैंने अपना स्टार्टअप शुरू किया। जानना चाहोगे कैसे? Then start up your own business as an LIC agent। यहाँ सब कुछ है, great products, zero investment, leading organization and unlimited opportunities। तो क्या आप तैयार हैं? LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। काम रुकना नहीं चाहिए, पर खुजली रुकनी चाहिए, इसलिए सपर डॉक्टर स्किन लोशन। काम चालू, खुजली बंद। 128 सालों से दांत का आखिरी इलाज। जरा सोच के देखिए, आपके पास कुछ ऐसा है जो आपकी दुनिया बदल सकता है। जानते हैं क्या? आपका अपना सोना। सोना क्या नहीं कर सकता? सोना आपको अपने सपनों का घर दिला सकता है, आपके बच्चों का भविष्य बना सकता है, सोना आपकी हर इच्छा पूरी कर सकता है। तो भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन NBFC मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। मुथूट फाइनेंस, जहाँ विश्वास ही परंपरा है। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। छोले बने तो गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। और न्यूज़ नाइट में आज बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।